नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, घंटे वाली चुड़ैल। घंटे वाली चुड़ैल, लेखिका सरिता भारती, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। दक्षिण दिशा में सोनपुर नाम का एक नगर था। इस नगर में धनराज नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति थी, फिर भी वह हमेशा धनोपार्जन में लगा रहता था। एक बार उसका एक पुराना मित्र उसके पास आया। धनराज, तुम्हारे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी तुम क्यों और अधिक धन एकत्र करने में लगे हुए हो? मित्र, मनुष्य को कभी अधिक धन देखकर चुप नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि सदैव प्रयत्नशील रहने वाला व्यक्ति ही धनवान बना रह सकता है और काम न करने वाला दरिद्र बन जाता है। अगर मैं प्रयत्न करना छोड़ दूं तो एक दिन मेरा सारा धन समाप्त हो जाएगा और मैं दरिद्र बन जाऊंगा। तुम ठीक कहते हो मित्र। दूसरे दिन धनराज ने व्यापार के लिए कश्मीर जाने का विचार करके कई गाड़ियों में तरह तरह का माल भरवाया। धर्मा, देख तो अभी तक संजीवक और नंदू क्यों नहीं आए? हम लोग तो चलने को तैयार हैं। मैं अभी जाकर देखता हूँ मालिक। संजीवक और नंदू दो बहादुर पहलवान थे। धर्मा उन्हें बुलाने चला तो दोनों उसी ओर आते दिखाई दिए। नंदू, संजीवक, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? मालिक बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आ तो रहे हैं भाई, थोड़ा कलेवा करने में समय तो लगता ही है। 20 दर्जन केले, 20 सेर दूध, 4 सेर घी, 10 सेर बादाम, 2000। बस बस रहने दो, कहीं मेरा पेट ना फट जाए। मेरा तो इतना कलेवा देखकर ही राम नाम सत्य हो जाएगा। दोनों हंसते हुए धनराज व्यापारी के सामने पहुंचे। बड़ी देर लगा दी तुमने, आओ बैठो गाड़ी में। बस हम तो आ ही रहे थे सेठ जी। लंबी यात्रा करते हुए धनराज व्यापारी का काफिला सांझ होते होते एक भयानक जंगल में पहुंचा। नंदू, आज रात हम इसी जंगल में डेरा डालते हैं। पास में स्वच्छ जल का सरोवर भी है। आपका विचार उत्तम है सेठ जी, हम काफी थक भी गए हैं। उस रात सभी ने उस जंगल में विश्राम किया। नंदू, मैं थोड़ी देर सो लूं, 2 घड़ी बाद तुम मुझे जगा देना और होशियार रहना, जंगली जानवरों का यहाँ बहुत डर है। अच्छा। आधी रात के बाद एक भयानक वन मानुष गुर्राता हुआ नंदू की ओर देखने लगा। नंदू ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर उसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यह गुर्राने की आवाज किसकी थी? शेर तो इस तरह नहीं गुर्राता। फिर नंदू ने नीचे बैठकर संजीवक को जगाया। क्या बात है नंदू, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? संजीवक, अभी अभी मैंने यहाँ किसी के गुर्राने की आवाज सुनी थी। इधर तो कोई नहीं है। इधर भी कोई नहीं है, पर मैंने अच्छी तरह से किसी के गुर्राने की आवाज सुनी थी, पर वह शेर की आवाज नहीं थी। ग्रर ग्रर। नंदू, वन मानुष ने झपट कर संजीवक को अपने दोनों हाथों पर उठा लिया। संजीवक की चीख निकल गई। नंदू, बचाओ! संजीवक की चीख सुनकर नंदू पलटा। बाप रे, वन मानुष! नंदू जलती मशाल हाथ में लिए वन मानुष पर झपटा। वन मानुष ने संजीवक को जमीन पर फेंककर नंदू की ओर देखा। आह! हट! शोर सुनकर कई गाड़ीवान अपनी अपनी लाठियां लेकर दौड़ पड़े। वन मानुष, हट हट! तंबू में सोता हुआ धनराज व्यापारी शोर सुनकर चौंक कर उठ बैठा। यह कैसा शोर है? बाहर का दृश्य देखकर धनराज भय से कांप उठा। ऐसे ही तुझे नहीं छोड़ दूंगा साले! हे भगवान! वन मानुष ने लंबे नाखूनों से संजीवक को बुरी तरह जख्मी करके नंदू के ऊपर फेंक दिया। आह! धनराज फौरन तंबू में से एक मोटी रस्सी लेकर आया। नंदू, इस रस्सी से इसे पकड़ो, जिंदा। उफ! आह! नंदू ने फौरन फंदा बनाकर वन मानुष के ऊपर फेंका। हट हट हट! सबने खींचकर वन मानुष को एक पेड़ के तने से बांध दिया। क्या इसे साथ ले चलोगे नंदू? नहीं रे, इसे कैसे ले जाएंगे? तुम इसे देखो, मैं संजीवक को देखता हूँ। नंदू, संजीवक को काफी चोट आई है, हमें किसी वैद्य को बुलाना होगा। पर इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? पहले इसके घाव पर यहीं पट्टियां बांध दो। सुबह होते ही नंदू और धर्मा जंगल से नगर की ओर चल दिए। नंदू, जल्दी लौट कर आना। जल्दी आएंगे सेठ जी, आपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। इधर गाड़ीवान जलती लकड़ियों से वन मानुष को डरा रहे थे।
उधर नंदू और धर्मा जंगल में से निकलकर एक पगडंडी पर पहुंचे। वहां उन्हें एक आदमी मिला। क्यों भाई, यहाँ कोई आसपास नगर या गांव है? सीधे चले जाओ, 4 कोस आगे उत्तर दिशा में चंद्रनगर है। नंदू और धर्मा चंद्रनगर में पहुंचे। धर्मा, तुम किसी वैद्य को तलाश करके फौरन वहां ले जाओ। मैं किसी लोहार को तलाश करता हूँ जो वन मानुष के लिए लोहे का मजबूत पिंजरा बना सके। ठीक है, पर तुम जल्दी वापस लौटना। धर्मा को भेजकर नंदू तलाश करता हुआ एक लोहार के पास पहुंचा। भाई, मुझे एक मजबूत पिंजरा चाहिए। पिंजरा? क्या तोता बंद करोगे पहलवान? नहीं भाई, जंगलों का एक भयंकर जानवर है। कद 8.5 फुट, चौड़ाई लगभग 1.5 गज और वजन यही कोई 5 मन। 5 मन? क्या बनमानुष है? हाँ भाई, तुम तो काफी समझदार लोहार हो। समझदारी की बात ही है। पिछले 1 साल से एक बनमानुष जंगल में कहीं से आ गया है और बहुत उत्पात मचा रहा है। बहुत से आदमियों को वह मार चुका है। यहाँ सभी उससे भयभीत हैं। ओह, तब वही होगा। हमने उसे पकड़ लिया है। पिंजरा उसी के लिए चाहिए। लोहार चौंकता हुआ नंदू से बोला, क्या तुमने सचमुच उसे पकड़ लिया है पहलवान? फिर तो तुम चंद्रनगर के सबसे शक्तिशाली आदमी का सम्मान पाओगे। मेरे साथ आओ दोस्त। कहाँ? मुझे तो पिंजरा चाहिए। पिंजरा दिलाने ही तो चल रहा हूँ। आओ, पिंजरा तो पहले से ही तैयार है। पहले से ही तैयार है? लोहार नंदू को लेकर चंद्रनगर के मंत्री दमनक के पास पहुंचा। चंद्रनगर के मंत्रीवर दमनक की सेवा में करकट का प्रणाम। प्रणाम करकट। आओ, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। यह पहलवान कौन है? मंत्रीवर, इस पहलवान को पिंजरा चाहिए। यह कहता है कि इसने वन मानुष को पकड़ लिया है। क्या? तुमने उस भयानक वन मानुष को पकड़ लिया है? क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे नंदू पहलवान के नाम से जानते हैं। मैं सोनपुर नगर के धनी व्यापारी धनराज का सेवक हूँ। हम लोग व्यापार के लिए इधर से जा रहे थे तो रात को जंगल में हमारी उस वन मानुष से मुठभेड़ हो गई और तुमने उसे पकड़ लिया? जी, मैंने और मेरे दोस्त संजीवक ने। वह इस वक्त जंगल में घायल होकर बेहोश पड़ा है। समझ गया। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। करकट, तुम भी चलो। लेकिन पिंजरा? पिंजरा हम अपने साथ लेकर चलेंगे। आओ। थोड़ी देर बाद एक भारी पिंजरा लेकर दमनक, करकट और नंदू जंगल की ओर चल दिए। मंत्री जी, महाराज सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। हाँ, जरूर खुश हो जाएंगे, पर अभी हमें उनसे कुछ नहीं कहना है। उधर जंगल के तंबू में धर्मा के साथ पहुंचा चंद्रनगर का वैद्य यज्ञदत्त। रक्त बहुत ज्यादा निकल गया है सेठ जी, पर मैं इसे हर हालत में बचाऊंगा। इसने अपनी जान पर खेलकर चंद्रनगर वासियों की रक्षा की है, पर अभी आप इसे यात्रा पर नहीं ले जा सकेंगे। तभी बाहर कुछ शोर हुआ। धर्मा, देखो, शायद नंदू भी लौट आया है। देखता हूँ मालिक। वन मानुष को पेड़ से बंधा देखकर मंत्री दमनक बहुत ज्यादा उत्तेजित हो उठा और पिंजरे की गाड़ी से कूदकर उधर दौड़ा। करकट, जल्दी आओ, यह तो सचमुच पकड़ा गया। पिंजरा उसके पास ले चलो। करकट ने पिंजरे को घुमाकर जैसे ही वन मानुष के पास सरकाया, वन मानुष आपे से बाहर हो गया। नंदू भाई, पिंजरे को थोड़ा और पीछे धकेलो। पिंजरे का दरवाजा बिल्कुल वन मानुष के सामने अड़ाकर रस्सी खोल दी गई और जैसे ही वह पिंजरे में घुसा, भारी लोहे का फाटक गिरा दिया गया। धनराज और वैद्य यज्ञदत्त पिंजरे के पास आए। अरे मंत्री जी, यह पिंजरा आप यहाँ लाए हैं? वैद्य यज्ञदत्त, यह यहाँ कैसे आ मरा? अरे वैद्य जी, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ एक जख्मी आदमी को देखने आया था। उस तंबू में वह अभी तक बेहोश है। ये सोनपुर नगरी के धनी हैं। दमनक ने तंबू में जाकर संजीवक को देखा। इसकी दशा तो सोचनी लगती है वैद्य जी। ठीक यही रहेगा कि इसे नगर में ले चलें। मेरा भी यही विचार है। यह एक बहादुर इंसान है। हमें इसके जीवन की रक्षा करने में कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। काफी सोच विचार के बाद वैद्य जी की बात को ही माना गया। तब धनराज दुखी होकर नंदू के पास आया। मुझे बड़ा दुख है नंदू, बेकार में यह व्यवधान पड़ गया। सेठ जी, सेवक की सद्गति मालिक के लिए अपने प्राणों की बलि दे देने में ही होती है। आप कोई चिंता न करें, मैं संजीवक के साथ हूँ। उधर संजीवक और वैद्य जी को लेकर दमनक एक गढ़ी में पहुंचा।
वैद्य जी, जब तक मैं आपसे जाने के लिए न कहूँ, आप इस गढ़ी में रहकर संजीवक का उपचार करेंगे। आपके साथ करकट और नंदू भी रहेंगे और बनमानुष यह भी यहीं रहेगा। वैद्य जी के चेहरे पर गुस्से की परतें चढ़ने लगी। तो क्या मैं अपने आप को यहाँ नजरबंद समझूं? मैंने ऐसा कब कहा? जिसका हम अन्न खाते हैं हमें भी उसकी चिंता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसकी चिंता है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारा राजा शूरसेन बनमानुष के कारण भयभीत और चिंतित है। क्या तुम्हें बनमानुष के पकड़े जाने का समाचार उसे नहीं देना चाहिए? इसमें भी एक राजनीति है वैद्यराज। अपने स्वामी को सही बात बताकर जो निश्चिंत कर देता है वह मूर्ख होता है। इसलिए मैं अभी राजा को बनमानुष के आतंक से भयभीत रखूंगा और धन धान्य से अपना घर भरता रहूंगा। पर यह कदापि उचित कार्य नहीं है। एक सेवक को अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए। वैद्य जी, एक योग्य मंत्री वही होता है जो अवसर और परिस्थिति के अनुसार सलाह देता है अथवा कार्य करता है। तुम अगर मेरा साथ दोगे तो तुम भी मालामाल हो जाओगे, और अगर साथ न दूं तो तुम क्या करोगे? तब हम कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ करेगा बनमानुष करेगा। उसे आदमी का मांस चबा चबा कर खाना बड़ा अच्छा लगता है। आप तो जानते ही हैं कि पिछले 1 साल से यह बनमानुष चंद्रनगर के सैकड़ों आदमियों को अपने पेट में झोंक चुका है। वैद्य यज्ञदत्त शर्मा की आत्मा कांप उठी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी नंदू मकान के भीतर से बाहर आया। वैद्य जी, संजीवक को होश आ रहा है, आप जल्दी चलिए। जाइए वैद्य जी, संजीवक को देखिए, उसे ठीक होना ही चाहिए। बहादुर है वह। वैद्य जी के जाने के बाद दमनक ने करकट को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, करकट, वैद्य के साथ साथ हमें इन दोनों बहादुरों को भी अपनी ओर मिलाना होगा। अगर ये दोनों साथ आ गए तो हम राजा को दोनों हाथों से लूट सकेंगे। मैं तो आपका दास हूँ मंत्री जी, जैसी आपकी आज्ञा। देखो करकट, तुम मेरे अपने आदमी हो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन परदेसी पर मैं एकाएक विश्वास नहीं करता। इसलिए तुम होशियार रहना। मैं जा रहा हूँ। जी, मैं समझ गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।